नमस्कार दोस्तों। अ, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश ब्लॉग क्रोडी में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। उत्तराखंड की नौकरशाही और विकसित राज्यों की नौकरशाही के बीच आज हम तुलना करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे उत्तराखंड की नौकरशाही अन्य विकसित राज्यों से अलग है और किन क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत है। इस चर्चा में हमारे साथ हमारे आज के अतिथि हैं श्री कुँवर सिंह रावत जी, जो कि जल शक्ति नमस्कार। मंत्रालय से रिटायर्ड ऑफिसर है। तो चलिए बिना देर किए चर्चा शुरू करते हैं। अ, रावत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश ब्लॉग में। जी, रावत जी, थैंक यू सबसे जी, मेरा थैंक यू। पहला क्वेश्चन यही है कि उत्तराखंड की नौकरशाही में प्रशासनिक ढांचे की क्या स्थिति है और आप इसे विकसित राज्यों के साथ कैसे तुलना करते हैं? जी नमस्कार, जो भी लोग सभी लोग सुन रहे हैं और एक अभी तक हम लोग ने काफ़ी चर्चा की है इश्यूज़ के ऊपर। आज हमारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, जो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पर्दे के पीछे जो पूरा भविष्य को डिज़ाइन करते हैं, यानी पूरे जी, उत्तराखंड का जो भविष्य है, जो स्टेट का भविष्य होता है, उसको जो डिज़ाइन करते हैं उसके पीछे यानी पूरी भूमिका होती है उनकी। उसको विकसित करने जी, में या कुछ और कुछ भी करने में वो बहुत बड़ी उनका योगदान होता है और कंट्रीब्यूशन जो कहते हैं। तो उसमें ये मैं बता दूं वो है नौकरशाही। हर स्टेट की नौकरशाही, जी, उसमें सबसे ऊपर चीफ सेक्रेटरी होते हैं। वैसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में रहा हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन मुझे काफी हद तक पता है। और जैसे हमारे यहाँ सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, वैसे ही चीफ सेक्रेटरी होते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिपार्टमेंटों के सेक्रेटरीज होते हैं और उनके नीचे फिर एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और कुछ और भी स्टेटों के अपने अपने बजट के हिसाब से भी, अपने स्टेटस के हिसाब से अलग अलग पद होते हैं। और आपको बता दूं कि आईएएस का कैडर होता है, जो जिस स्टेट को जो कैडर में होता है, आईएएस ऑफिसर को वो उस कैडर को ज्वाइन करना होता है। आजकल 2 महीने की ट्रेनिंग भी हो रही है जो सेंटर में होती है। 2 महीने की ट्रेनिंग ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए, प्रोजेक्ट की 2 महीने 6 महीने के आसपास है ट्रेनिंग, जो नए आईएएस आते हैं। तो मैं दूसरी बात बताऊं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेस्ट सर्विस, और इंडियन पोस्टल जी, सर्विस भी है, रेवेन्यू सर्विस के भी ऑफिसर होते हैं और बहुत सारे अलाइड सर्विसेज के, टैक्सेस के ऑफिसर होते हैं और भी। और ये जो आजकल एक आईटी सर्विस भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, जिसमें कि रिसर्च वाले साइंटिस्ट लोग टाइप के होते हैं जी। तो जी, ये मैं बता रहा था कि कितने टाइप के ऑफिसर होते हैं जो फंक्शन करने के लिए। तो एक रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ कहते हैं जो, बैकबोन, बैकबोन यानी स्टेट की बैकबोन, जितनी परियोजनाएं आती हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, इस तरह से। ये एक इंट्रोडक्शन, ये परिचय है कि नौकरशाही क्या है। नौकरशाही का पूरा तंत्र मौजूद होता है और हर स्टेट अपने अपने हिसाब से डिपार्टमेंट बनाता है। और दो बात मैं बोल देता हूँ, एक है विदेश मंत्रालय और एक है डिफेंस मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री, ये दोनों सेंटर के पार्ट हैं। ये स्टेटों में नहीं होते, जी, किसी भी स्टेट में 2 मंत्रालय नहीं होते, बाकी सारे मंत्रालय होते हैं। जी, मंत्रालय अलग अलग हिसाब से, सहकारिता मंत्रालय से लेके गृह मंत्रालय भी होता है, फाइनेंस भी होता है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और उसका सर्विस सर्वा चीफ सेक्रेटरी होता है। चीफ सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरी वर्क ऑफ, जो भी ब्यूरोक्रेट द्वारा किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी का ये संबंध है। तो आगे जो परियोजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का, ये उनके पास एक तंत्र होता है जी। आगे बताएं। अ, जैसे कि मेरा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में बजट और संसाधनों की कमी का नौकरशाही पर क्या असर पड़ता है? और जी इस पर विकसित राज्यों का क्या दृष्टिकोण है?
आज हम तुलनात्मक जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें जी, जो हमारा जो स्टेट है, हमारा स्टेट एक तो जी, छोटा स्टेट है, वो जो नॉर्थ जी, ईस्ट के स्टेटों में असम को छोड़ के बाकी मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनको और सिक्किम, इनके साथ हम कंपेयर करते हैं हिमाचल प्रदेश और कुछ हद तक जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख जो यूटी बन गया है और जी, कुछ हद तक चंडीगढ़ जैसा। हुँ, और तो ये जो बजट बजट का प्रोविजन है, बजट बनाया जाता है उसके संसाधन के हिसाब से, यानी कितना पैसा आएगा। दो दो पॉइंट होते हैं। आप नौकरी करते हैं कि आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो 1 लाख में आपका खर्चा कितना है, तो वो आप हर महीने का बजट बनाते हैं कि आपको इतना मिलेगा, तो आप इतने बच्चों की फीस भरेंगे, इतना ये करेंगे, इतना खाने में होगा, इतना एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना कुछ गोल्ड पे डालेंगे। मान लीजिए कोई किसी का भी छठ पूजा है या ये आया तो उसमें फेस्टिवल आए उनके लिए, तो वो चीजें, क्योंकि वो भी इकोनॉमी को सर्वाइव करने और सर्कुलेशन में मनी का होना बहुत जरूरी है, तभी बाजार चलता है। तो वैसे ही एक बजट बिल्कुल, बनता है पूरा साल भर का स्टेट का। स्टेट का जो बजट होता है, जो तुलनात्मक अध्ययन है हमारा, उसमें क्या है, जो विकसित विकसित राज्य हैं जिनमें कि नाम सबसे ऊपर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र, जी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, ये इस सीरीज में है। और 3-4 जी, स्टेट हैं। इन स्टेटों की पब्लिक आपको बाहर नहीं मिलेगी, मुझे लगता है काफी हद तक बाहर नहीं मिलती, ढूंढने से भी कई बार नहीं मिलते। आप महाराष्ट्र का आदमी जी, नागपुर साइड का मिलेगा, लेकिन वो भी आपको कम हो गया। दूसरा, कर्नाटक वाला शायद नहीं मिलेगा, बहुत कम रेजिडेंट कमिश्नर वगैरह जो मिलेंगे। तीसरा नंबर तमिलनाडु का, वो भी आना कम हो गया है। और गुजरात का आदमी तो शायद जी, नहीं आता इधर, बिल्कुल नहीं आता। हमारे दिल्ली का ही कंपेरिजन करते हैं तो संसाधन। हुँ, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत पहले सुना था, ये बात सच है कि जब हम लोग अपनी बस में जाते थे तो इकट्ठी बात होती थी, बहुत सारे ऑफिसर भी साथ में जाते थे चार्टर्ड बस में। तो उन्होंने कहा जी एम्बेसी से हमारी बस निकलती थी, तो वहां से उन्होंने कहा यार ये इस पे ना बहुत खर्चा होता है, वहां माली सिक्योरिटी वाले पता नहीं क्या क्या लगे हुए हैं, वो 45 डिग्री में भी फ्लावर खिले हुए हैं वहां पे, जो एम्बेसी का एरिया है, ये जी, शांति पथ वाला, बहुत बढ़िया लगता है। तो उसका मेंटेनेंस होता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है मुंबई। मुंबई जी, मुंबई का जो म्यूनिसिपैलिटी है, वो उसका बजट छोटे स्टेटों से भी ज्यादा है। जैसे नागालैंड, मिजोरम वगैरह ये जो स्टेट हैं, सिक्किम, त्रिपुरा वगैरह, इनसे भी ज्यादा बजट है अकेले मुंबई का, एमसीडी का, जो सॉरी जो म्यूनिसिपैलिटी है उनकी। तो वो क्या करते हैं, वो सारा रेवेन्यू जहां भी आता है वो सेंटर पे आता है, सेंटर उसको खर्च करता है। तो उसमें सबसे ज्यादा एम्बेसी में खर्च जी, होता है, दिल्ली में सबसे ज्यादा खर्च होता है। जी। ये मुंबई वाले आज भी कहते हैं, किसी मुंबई वाले से पूछ लीजिए कि भी ये बजट मैं यहाँ पे दर्शकों को बता देना travel। चाहता हूँ कि आज शायद कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है। उसके जी, लिए अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जी, रावत जी आप अपनी बात को तो कंप्लीट करें मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में। तुलनात्मक अध्ययन, आपने बोला जो फाइनेंशियल असेसमेंट होता है, फाइनेंशियल जो होता है उसके संसाधन के हिसाब से होता है कि आप सबसे पहले वो कि जी, रेवेन्यू कहाँ से आएगा और एक्सपेंडिचर कहाँ से जाएगा, इस हिसाब से होता है। जी, विकसित राज्य और जो पुअर स्टेट है, इनमें ये अंतर होता है। हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू जनरेशन कम है। तो वो क्या होता है कि जी। कर्जा बढ़ता जाता है। तो उसके बारे में ये आपका था कि तुलनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे परियोजनाओं में अक्सर देरी होती है। दूसरी ओर विकसित राज्यों के पास अधिक राजस्व होता है, जिससे वे अपनी योजनाओं को तेजी से पूरा कर सकते हैं। इससे आर्थिक और सामाजिक विकास भी तेजी से हो पाता है। तो रावत जी आप हमारे दर्शकों को बताएँगे कि उत्तराखंड में नौकरशाहों की स्थानीय समस्याओं और शीलता की समझ किस तरीके से विकसित राज्यों से भिन्न है? देखिए, एक बात आपको बता दूं, जितने भी जो विकसित राज्य हैं, अब मैंने 4 स्टेटों का नाम जी, लेता हूँ, 4 स्टेटों को बार बार गिनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक बार गिना देता हूँ, फिर आप देख लीजिए, विकसित उन्हीं को बोलेंगे। महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात। 4 स्टेट, ये कभी जी, भी सेंटर से पैसा
बहुत ज्यादा सारा रीपे करते हैं, इनके पास जीरो जी आउटस्टैंडिंग, मतलब कोई कर्जा नहीं लेते। जो अलग योजनाएं चलती हैं स्टेट सेंटर की, वो अलग चीज है। ये इनके यहाँ क्या है कि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सबसे ज्यादा। जी उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से यहाँ एक्सपोर्ट ज्यादा होता है बाहर। उससे क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज आता है, उससे हमारे अ, इसका जो खजाना है वो बढ़ता है। तो ये 4 स्टेटों जी को सब ज्यादा पैसा पैसा भी मिलता है, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाता है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कि आपने एक बात बता दूं, जो टाटा है, टाटा का ये होता था कि टाटा हर बारी लोन में रहते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसको वो कुछ पैसे को वहां पे लगाते हैं, एक नई फैक्ट्री में नया प्लांट लगाते हैं। नया प्लांट लगाए लेने की फिर उसको लोन लोन लेते हैं, फिर उसको हर साल कोशिश करते हैं कुछ सालों में एक नया प्लांट लगाया जाए अलग अलग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जी जो बाकी आप नौकरशाही की बात कर रहे हो, नौकरशाही को बिजी रखा जाए जितना, उनके पास काम होना चाहिए। यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे यहाँ कहा है, सिडकुल, सिडकुल 2 जगह बनाए गए, रुद्रपुर और दूसरा हरिद्वार में। हरिद्वार वाला सिडकुल ऑलमोस्ट बहुत डाउन में है, लेकिन ये जो रुद्रपुर वाला सिडकुल है, इसमें बहुत सारी योजनाएं आगे लगातार आ रही है, इसी पे आगे इनको काम करना जी चाहिए। तो जो हमारे नौकर साहब बैठे हैं, ठीक है, उनको बैठना चाहिए, वो देहरादून में बैठे हैं, लेकिन उनको कभी बाहर भी आना पड़ेगा जरूर। जो अहमदाबाद में, गुजरात में बैठे हैं, जहाँ तमिलनाडु के, वो लोग खास तौर पे दिल्ली का विजिट करते हैं, जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, और डेपुटेशन पोस्ट पे आते हैं। एक बात आपको बता दूं, सेंटर पे उसी को डेपुटेशन में जी लिया जाता है जिसका कि रिकॉर्ड बहुत बढ़िया होता है आईएएस ऑफिसर का। हमारे यहाँ इस समय बिल्कुल 2 आईएएस ऑफिसर जो उत्तराखंड कैडर के हैं, वो 2 आईएएस आईएएस की बात कर रहा हूँ, आईएफएस भी हो सकते हैं फॉरेस्ट सर्विस के, एक शायद जल शक्ति मंत्रालय में भी फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर हैं, और 2 ऑफिसरों की मैं बोलता हूँ आईएएस वाले। एक हैं अमित नेगी, जो 99 बैच के हैं, जी उत्तराखंड कैडर के, वो अभी एडिशनल सेक्रेटरी हैं। पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर फाइनेंस में थे, और अभी एडिशनल सेक्रेटरी हैं पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, अतिरिक्त सचिव, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। और दूसरे हैं जो रुद्रप्रयाग में डीएम थे, वो अभी डिप्टी सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, मंगेश घिल्डियाल जी। ये 2 ऑफिसर हैं जिनको की सेंटर के डेपुटेशन में मिला गया है। अब ये स्टेट में जाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। तो इसका मीनिंग है कि जो टचिंग है और मतलब परियोजनाओं को अच्छी तरह से जानकारी करना, इम्प्लीमेंटेशन। देखो, इम्प्लीमेंटेशन किसी भी योजना के 3 पार्ट होते हैं। एक प्रोग्राम को बनाना, वो भी ऑफिसर का काम है, और उसके बाद प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, वो भी काम है, किसके थ्रू करवाना है। मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल आज जरा शॉर्ट दूंगा, तो क्योंकि जी ऑल वेदर रोड है, मान लीजिए ये स्टेट के पास आ गया एक साइड, तो उन्होंने बोला कि आपको इतना पैसा दे दिया गया है, आप ये इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अभी बात पता चली है, जो परसों एक्सीडेंट हुआ है, पीडब्ल्यूडी ने, हाँ जी जी मैं अभी वही कहने वाला था। नेशनल हाईवे ने बहुत बारी पूछा इनसे कि भाई कहाँ कहाँ वाइट करनी है, कहाँ क्या करनी है, क्योंकि ये स्टेट का काम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये दिए लिखें कि हमारे पास इंजीनियर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इनको भेजिए किसी को, तो वो तब भेजेंगे, नहीं तो वो पीडब्ल्यूडी को पहले पूछते हैं। तो पीडब्ल्यूडी वाले शायद मुझे लग रहा है वो ये रानीखेत साइड में कुछ पीडब्ल्यूडी बैठता है और इनका पौड़ी में बैठता है। तो ये लोग शायद ही कभी आते हैं, क्योंकि ये ऑल वेदर रोड से ही गुजरते हैं, ऐसे नेशनल हाईवे से गुजरते हैं। ये इनको कहीं जाना नहीं पड़ता। जो नैनी डांडा ब्लॉक है, जो बैकवर्ड है, उसकी इतनी छोटी सी रोड है, उसको नया एनएच डाल रखा है, खंडूरी साहब ने उसको बनाया था, आज तक कुछ नहीं। तो मैं दूसरी बात कहता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी प्रोग्राम बना के इन्होंने दिया नहीं कि भाई ये एनएच है, इसकी हालत बहुत खराब हो गई है और इसको वाइट किया जाए। इसमें जब खंडूरी जी ने ये बताया था कि भाई ये नेशनल हाईवे बना रहे हैं, उस समय ट्रैफिक बहुत कम था। ट्रैफिक कम होने के कारण से अब ट्रैफिक लगातार बढ़ गया है, और ट्रैफिक बढ़ने के बाद भी उसको चौड़ा नहीं किया गया। अब उसमें से 2 गाड़ियां, ये तो खैर एक मिसहैपनिंग बड़ी खतरनाक तरीके से हुई है, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा बात होती है, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, प्लानिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के थ्रू। और वो जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है, उनको परसों शायद वो एक्सीडेंट हुआ था, वहां कोई सेक्रेटरी साहब नहीं पहुंचे थे,
एक शायद ये लास्ट में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी पहुंचे हैं, ये जहां तक की इंफॉर्मेशन वीडियो से मिली है, वो भी एक्यूरेट वहां पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे हैं, या रामनगर पहुंचे, जहां भी पहुंचे वही पहुंचे एक ब्यूरोक्रेट में। तो ब्यूरोक्रेसी को जैसे भी इंगेज किया जाए, और उनके बाद मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग का मतलब है कि यार ये पैसा लगा है कि नहीं लगा, एक प्लान बनाया, पैसा चले गया, उसके बाद काम हुआ नहीं हुआ, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद देखिए क्या काम हो रहा है वहां पे, उसमें भी ऑफिसर को जाना चाहिए। जी। अब जो चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं या उनको जाना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट, अब कंट्रोल रूम में बैठे तो शायद काम नहीं हो पाता। ये ऑफिसरों का जो आज हम, जो स्टेट गवर्नमेंट पिछड़ जाती है वो ब्यूरोक्रेसी के कारण से, और स्टेट गवर्नमेंट जब ऊपर आती है ब्यूरोक्रेसी के कारण से, दोनों चीजें, वो डेवलप स्टेट है और इधर ये पुअर स्टेट है। तो इनका क्या है, ये भी सैलरी वही ले रहे हैं, वो भी सैलरी वही ले रहे हैं, लेकिन धरती आसमान का अंतर है। वहां 4 स्टेटों में चले जाइए, वहां पैसे ही पैसा है, ये स्टेट में चली जाइए, यहाँ जो गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है उसको भी ढंग से नहीं लग पा रहा। वो भी कई बार योजना है, प्लानिंग जो इनकी, जो प्लान की पैसा है, जो कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होना, वो पैसा भी वापस जाता है। तो वो एक नेग्लिजेंसी और एक लापरवाही जैसा हिसाब बन जाता है। ब्यूरोक्रेसी को काफी मजबूत होना जरूरी है, उसके लिए काफी चीजें कंट्रोल। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, ज्यादा क्रिटिसाइज हम नहीं करते जी। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में स्थानीय समस्याओं जैसे जल संकट और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से निपटने के लिए विशेष अनुभव की जरूरत होती है, जो जी कि यहाँ के अधिकारियों में सीमित होता है। दूसरी ओर विकसित राज्यों में स्थानीय समस्याओं को समझने के लिए अधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे उन्हें समस्याओं को जल्द समझने और हल करने में मदद मिलती है। रावत जी, मैं अगला क्वेश्चन करने जी से पहले ये कहना चाह रहा हूँ, आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आज आपने हमारे सीएम उत्तराखंड के सीएम जो हमारे धामी जी हैं, आज उनका कोई लाइव सेशन आया था शायद, अगर जी जी आपने देखा हो तो। जी तो देखा आज है। उसमें कुछ उसके लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो या कुछ बदलाव के बारे में या कोई प्लानिंग के बारे में कहा बदलाव गया हो? देखिए, उन्होंने यही बोला है जो उनको बोला गया था कि जहां पे दुर्घटना हुई थी उन रोडों के बारे में आपका क्या राय है। उन्होंने बोला हमने एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं और उसके बारे में हम अलग से आपको बताएंगे। तो इतनी ही बात हुई थी। बोला बड़ा दुख की बात है जो ये घटना हुई है, जब ये मतलब इन सड़कों के बारे में हम काफी अच्छा मतलब गहराई से सोच रहे हैं। ये बारे में बात हुई थी, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला। और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी आए थे, वो भी शायद उत्तराखंड मूल के हैं, तो उन्होंने भी वो ये देहरादून में हुआ है 7 तारीख को, 7 तारीख को देहरादून में हुआ कुछ था। बदलाव भी किया और गया? उन्होंने है कुछ जी, बदलाव भी किए गए? कुछ कुछ अफ़सरों के बदलाव बदलावों देखिए, बदलाव कुछ रुझान तो है, उनसे सुझाव मांगे गए हैं। जो हमारे प्रवासी लोग हैं जो उत्तराखंड में से बाहर है, उनमें मोस्टली, अब लेकिन एक मुझे बड़ी अफसोस की बात है कि गैरसैंण के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, वो डिस्कस भी नहीं किया गया। अब वो पॉइंट क्या सीक्रेट है क्या है, क्योंकि ये जो एरिया है स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाए तो ये जो बैकवर्ड एरिया है, हमने बोला कि स्टेट कैपिटल रीजन सारे बैकवर्ड एरिया डालिए, ये बैकवर्ड एरिया ही है, जो नैनी डांडा का ब्लॉक है ये है, तो इसमें काफी सुधार आएगा। तो हाँ, इससे अक्सर मैं जी अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि अगर आज के जो दावी जी का लाइव सेशन आया था, उसमें अगर उसकी जानकारी आप लोगों को हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट में अवश्य शेयर करें। और अगर आपके कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो, तो आप वो हमें भेजें कमेंट वहां में पे, ज़रूर लिखें। रावत सीएम जी, के हम मेल में अगला भेजें। प्रश्न ले लेते हैं। जी बिल्कुल, ना हमें कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे। हाँ जी हाँ जी, रावत बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नौकरशाही में तकनीकी ज्ञान और डिजिटल संसाधनों की क्या स्थिति है? क्या यह विकसित राज्य के अ, स्तर पर है? अभी एक मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ आज एग्जांपल कम दूं करके, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी अभी धामी साहब, सीएम साहब बहुत नाराज हो गए थे। आईटी डिपार्टमेंट है उनका, कोई एक मैडम थी, उन्होंने बहुत गलत तरीके से जवाब दिया था, वो भी आईएएस ऑफिसर।
डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर हैं। तो क्या हुआ था कि एक वायरस आ गया था और गवर्नमेंट की सारा सिस्टम जी, कोलैप्स हो गया था। तो दिल्ली से एनआईसी वालों को बुलाया गया, शायद उन्होंने कुछ ठीक किया हो। तो इनको जी, ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि भाई ये एक ऐसी बीमारी आ सकती है। जब आदमी के शरीर है तो उसमें बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो वैसे कंप्यूटर का ये सिस्टम है, जो इस सिस्टम की में भी वायरस आता है। उसने सारे सिस्टम करीब करीब इनका 4 दिन 5 दिन या एक हफ्ता भी काम नहीं हुआ था। कोई पेमेंट रिलीज जी, करना है, कोई कुछ करना है, वो सारा पीएफएमएस वगैरह सब ठप पड़ा हुआ था। तो ये इनके उन्होंने कहा भाई ये जानकारी नहीं है बहुत बड़ी। और उसमें जो टेक्निकल पोस्टें थी, जिसमें कि साइंटिस्टों को आना था या जो इंजीनियर्स को आना था, उनकी जगह 2 आईएएस ऑफिसरों ने भरा था। उनके पास शायद टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल डिप्लोमा वगैरह नहीं थी। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने 2 बड़े अफसरों के साथ काम किया, तो उनके पास आईआईटी की डिग्री थी। आईआईटी कानपुर से थे एक ऑफिसर, एक और दूसरे मतलब बी से थे वो। तो उनको बहुत अच्छी जानकारी थी। एक राजीव अग्रवाल साहब थे, एक सलीम कुमार जी थे, वो आईआईटी कानपुर से। तो वो काफी हद तक प्रोग्रामर से तो खुद ही पूछ रहे थे बहुत सारी चीजें। तो ऐसे अफसरों की जरूरत है, ऐसे अफसर होने चाहिए। और हमने पहले भी बोला है कि उत्तराखंड में इस टाइप के ऑफिसर बहुत कम है, जो आईआईटी से रिलेटेड है और आईआईएम से पढ़े हुए हैं, और मतलब हाईली क्वालिफाइड। ये मतलब जो आईएएस क्वालिफाई करता है वो ठीक है, काफी उसको काफी सर्वश्रेष्ठ माना गया है, बुद्धिमान, कि वो कैसे काम निकाले। जी, लेकिन सवाल यह है कि उनका जो डिप्लोमा, उनसे डिप्लोमा कराया जाए कैसे भी, तो वो उनको एक टेक्निकल जानकारी हो। आजकल तंत्र जो है टेक्निकल है, डिजिटल का टाइम आ गया है। डिजिटल में हर चीज आपको आने वाले टाइम में सारी करेंसी भी डिजिटल होने जा रही है, सब चीज डिजिटल होने जा रहा है, किसी के फास्ट जो जी, ग्रोथ बने। जी। तो उसमें कुछ कमी है, उस कमी को पूरा किया जाए। नौकरशाही इस पर ध्यान दे, और खासतौर पे जो जब ये हालत सेक्रेटेरिएट का है, तो बाकी जगह क्या हालत होगा हमें पता नहीं है इस बारे में। जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, स्टेट जी। गवर्नमेंट के बारे में मैं कम जानता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन मुझे अच्छी तरह याद है। जी, मालूम। जी। बता दो दर्शकों को उत्तराखंड में डिजिटल साक्षरता और तकनीकी प्रशिक्षण अभी भी सीमित है, जिससे कई योजनाओं और मॉनिटरिंग में देरी होती है। इसके विपरीत विकसित राज्यों की नौकरशाही में तकनीकी सक्षमता अधिक होती है, जिससे योजनाओं का बेहतर ट्रैकिंग और कार्य होता है। तो रावत जी, अ, एक प्रश्न और है, उत्तराखंड में प्रदर्शन मूल्यांकन और उत्तरदायित्व प्रणाली किस तरीके से काम करती है और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? मैं एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे क्या? मेरा दोबारा प्रश्न से ये था रिपीट कि करेंगे? उत्तराखंड में जी। प्रदर्शन अच्छा। मूल्यांकन अच्छा। और एवोल्यूशन उत्तरदायित्व प्रणाली किस एवोल्यूट तरह से करना काम चाहिए। करती है? ठीक है। बिल्कुल। और इसमें ये क्या देखिए, मैं सुधार की मुझे जहां तक आवश्यकता है? समझ, बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पे जी, किसी भी आईएएस ऑफिसर की जो सीआर है वो मिनिस्टर तक नहीं जाती है। ये अभी एक जी, मिनिस्टर, लेडी मिनिस्टर हैं, उनका और उनके सेक्रेटरी के बीच काफी विवाद चला था। ये शायद जी, मिनिस्टर और सेक्रेटरी के बीच में काफी जगह है। तो हमारे सेंटर में क्या है कि सेंटर में आईएएस ऑफिसर की जो रिव्यू के लिए जाता है वो मिनिस्टर के पास जाता है। तो जैसे मान लीजिए ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो रिपोर्टिंग वो करते हैं, रिपोर्टिंग करने के बाद जो नेक्स्ट, यानी 2 ऑफिसर ऊपर होते हैं, एक बस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी व मिनिस्टर। ठीक है ना? तो एक तो खुद जी, अपनी रिपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद भेजेंगे सेक्रेटरी साहब के पास। सेक्रेटरी साहब के लास्ट जो होता है, जो मार्क्स देने होते हैं, एक से 10 तक, मतलब 10 नंबर से जो भी हो। और माना जाता है कि जो 6 नंबर एक एवरेज जैसा माना जाता है, 8 नंबर से ऊपर ठीक माना जाता है, आउटस्टैंडिंग माना जाता है, एक्सेलेंट वगैरह। तो वो रैंकिंग यहाँ पे जो उनका, अब वो किस तरह से करते हैं वो आपस में कर लेते हैं ऑफिसर। तो ऑफिसर के ऊपर मुझे नहीं लग रहा है शायद कोई कंट्रोल है या नहीं है। लेकिन मैं सेंटर की बात करता हूँ, हमारे यहाँ आईएएस ऑफिसरों की वो जो है मिनिस्टर के पास जाती है, मिनिस्टर अपना रिमार्क्स लिखते हैं। तो वो उसमें बिल्कुल, भी बिल्कुल।
काफी सुधार की आवश्यकता है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जरा सा, यदि परमिशन हो तो। जी, मैं आपको बिल्कुल, बता बिल्कुल। देता हूँ, जी, ये कल्पना चाय की टाइम की बात है। कल्पना चाय फूड मिनिस्टर हुआ करते थे। उनके बारे में मुझे एक ऑफिसर ने बताया था। कहाँ तक ये सच है बात, वैसे मैं 100% नहीं बोल सकता, जी, लेकिन 90% सच है, और ये बात हुई भी थी। उसमें ये हुआ था कि शुगर फैक्ट्री, ये जो यूपी का जो एरिया है ना, इसमें शुगर केन बहुत होता है। तो शुगर केन यानी गन्ना, गन्ना बहुत होता है। गन्ना की फैक्ट्री के लिए जी। एक रूल था हुँ, हुँ। कि भाई 25 किलोमीटर की दूरी के बाद दूसरी फैक्ट्री को लाइसेंस दिया जाएगा। ये मैं आपको बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब लाइसेंस का रिजीम था, जी। लेकिन अब चेंज आया। हुँ, तो हुँ। उस टाइम पे जो कल्पना चाय घोसी से एमपी थे, बाद में वो फूड मिनिस्टर बने। तो उन्होंने उससे पूछा अपने सेक्रेटरी साहब से, उन्होंने कहा भाई ये हमारे वहां से एरिया से डिमांड आई है कि एक फैक्ट्री सेटअप करो, क्योंकि वहां गन्ने की लाइन लगती है, आपने देखा होगा। गन्ने की फैक्ट्री के बाहर जो है ना, बड़ी हुँ, लंबी लाइन लगती है गन्ना बेचने वालों की। हुँ, हुँ। अब बोला कि 25 किलोमीटर के बिल्कुल। अंतर्गत एक ही फैक्ट्री है। अब वो देखा तो सुबह से शाम तक उनको तो पेमेंट भी नहीं हो रहा, उनका नंबर ही नहीं आ रहा सेल करने का। अब वो कह बिल्कुल। रहे 2-2 3-3 दिन लग जा रहे हैं, अभी क्या फिर दोबारा से फसल काट के कब लाएंगे, उनका टाइम खराब हो रहा है। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि हुँ, हुँ। हमारे यहाँ इसको बचाने के लिए इसमें जरा सा अमेंड कीजिए, एक फैक्ट्री और खोलने की अनुमति दीजिए, क्योंकि शुगर केन बहुत हो रहा है। जहाँ रॉ मटेरियल ज्यादा होगा हुँ, वहाँ हुँ। फैक्ट्री ज्यादा सेटअप होनी चाहिए, ये सिंपल सी बात है। तो जब प्रपोजल गया तो सेक्रेटरी साहब, जो सेक्रेटरी महोदय सीनियर होते हैं, उन्होंने कहा सर ये जो है ना, ये परमिसिबल नहीं हो पा रहा है, परमिट नहीं कर रहा रूल। उन्होंने कहा रूल कहाँ है, क्या है रूल? बोला देखा तो ये रूल है। बोल मतलब उनका एक स्टाइल है। उस ऑफिसर ने मुझे ये बताया कि वो रूल को ने उठा के उन्होंने इसमें डाल दिया, एक डस्टबिन में या नीचे डाल दिया। बोला ये रूल खत्म। अब तो वो सेक्रेटरी साहब ने बोला यार ये सर ये कैसे? बोला भाई मैं कह रहा हूँ आपसे, आप डिक्टेशन लीजिए, लिखिए, मैंने बोला है, और कैबिनेट नोट बनाने की तैयारी कीजिए, और 15 किलोमीटर का कीजिए, जी। यानी 25 किलोमीटर से 15 किलोमीटर। जब कैबिनेट नोट आया तो 2-3 महीने के अंदर कैबिनेट नोट की प्रक्रिया बनती है, 6 महीने मैक्सिमम होता है। उसमें इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, तो सारे करके सभी जी। मिनिस्ट्रियों ने अप्रूव कर दिया, जो कनेक्टेड मिनिस्ट्रियां होती हैं। ये सेंटर की बात बता रहा हूँ आपको। हुँ, हुँ। तो जल्दी जल्दी काम हुआ, जी, जी। और 15 किलोमीटर में एक, यानी 25 की जगह 15 कर दिया, ये दूसरी फैक्ट्री सेटअप होगी। तो किसानों को काफी राहत मिली। ये काम होते हैं जब बिल्कुल। मंत्री की जानकारी हो, मंत्री आम पब्लिक की भावना से जुड़ा हो, तो वो बताता है। लेकिन मैंने सुना है कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी का बहुत हाल कैसा है। सीएम साहब भी बहुत नाराज होते हैं इस मामले में कि ब्यूरोक्रेसी कुछ कर नहीं रहे। वो शायद देहरादून में एक दुल्हन की तरह सजी हुई है, वो शायद बाहर निकलती नहीं। वही अभी एक छोटा सा एग्जांपल है। उन्होंने शायद पता नहीं कुछ साल पहले माननीय जो वित्त मंत्री हैं उनके, अग्रवाल जी, उन्होंने लिखा था कि उसमें 1,000 करोड़ रुपए तो पहले, बहुत पहले खर्च हो गए थे स्मार्ट सिटी बनाने में देहरादून की, और वो अभी कुछ भी नहीं है। सारे हालत गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, बहुत बुरा हाल। पता नहीं कहाँ पैसा क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आई डोंट नो। इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ब्यूरोक्रेसी का प्रदर्शन शायद इसीलिए हमारा स्टेट जो 12,500 करोड़ का कर्जा था, 12,500, मैं बार बार कहता हूँ, वो 2000 में था जो यूपी से मिला था हमको, वो वहां से बढ़ते बढ़ते 90,000 करोड़ हो गए। वो हमारी देनदारियां हैं सेंटर की, सेंटर को। और वही बयानवे जी। हजार करोड़ हिमाचल प्रदेश का हो गया। वहां पे उनको तनख्वाह मिलना बंद हो गया, 2-2 महीने के बाद तनख्वाह मिल रही है उनको। ये हालत हो गई है। बिल्कुल, ये सही भी कहा। जल्दी 92,000 करोड़ क्या 1 लाख करोड़ भी पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा? तो इसलिए ये बहुत है। एक टाइप वो भी है, छत्तीसगढ़ के पास कोई कर्जा नहीं है। तो ये मैनेजमेंट है, सारी ब्यूरोक्रेसी चला रही है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि कौन, मुझे नहीं लगता है नेता लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है। ब्यूरोक्रेसी सही चीज को बताए कि नीचे ऑफिसर ने बताया, ऊपर से नेताओं ने बोला ये करो, करना चाहिए। अब नेता लोग कहते हैं कि अब हमारे जो मिनिस्टर हैं वो उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं हमारे पास तो सीआर आती नहीं इनकी। तो उन्होंने बोला पता नहीं यार जी। सीआर में, ये बात बहुत पहले तो चली थी कि सीआर तो लिखना मिनिस्टर का जरूरी है, सेक्रेटरी की सीआर तो वही लिखेंगे ना। तो जी। अब वो नहीं लिखते तो फिर ब्यूरोक्रेसी का काम करने का। अभी भी धामी साहब शायद वहां गए थे जहाँ पे ये दुर्घटना हुई थी,
ना वहां पे कोई सेक्रेटरी, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी, ना कोई एडिशनल सेक्रेटरी, ना कोई भी पहुंचे नहीं है, ना चीफ सेक्रेटरी मैडम पहुंची। वहां सिर्फ शायद एक, वही मैंने बताया, दीपक रावत जी शायद रामनगर तक आए थे, आई डोंट नो, ये एक बात क्लियर नहीं है, वीडियो से पता लग जाएगा। कोई कमेंट्स करे कि दीपक रावत जी वहां इंसिडेंट वाली घटना में आए, जगह पे आए थे, कहाँ आए थे? तो इसलिए हम भी वीडियो राणा के जी, मार्फत भी देख रहे। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे धरातल पे तो ना आप गए ना मैं जा पाया। हम जो भी हाँ जी, सूचनाएं दे रहे हैं तो वीडियो से। यूट्यूब के माध्यम से या अखबार की खबरों के अनुसार। जी अ, जी उत्तराखंड में मूल्यांकन में प्रदर्शन उत्तराखंड में प्रदर्शन मूल्यांकन और उत्तरदायित्व तय करने की प्रणाली अभी भी मतलब कमजोर है। निगरानी बिल्कुल। प्रणाली और जवाबदेही में सुधार की जरूरत है ताकि काम की गुणवत्ता बढ़े। विकसित राज्यों में इस पर ये हमारे खास तौर पे यूएस वगैरह, कनाडा, ये लोग सब और जर्मनी वगैरह ये चले जाते हैं आगे, तो वो हमको मिल नहीं पाते हैं। वो एक हमारे जो क्रीम है, वो क्रीम सारी एक्सपोर्ट हो जा रही है, तो हमको तो क्या मिल रहा है पता नहीं। अब मैं इस बारे में क्या बोलूं। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। सिंपल है, आप उनसे बोलिए, ऐसे निकालिए इस तरह से कि भाई आईएएस में इस टाइप के हमें चाहिए डेपुटेशन पे, ये पोस्टों में। देखिए जितना ठीक। आपके कैडर वाले, उनको आप लेना पड़ता है, उनको आप लगाइए। अब दूसरी बात है, अब जैसे देहरादून में इन्होंने बना दिया, वो गैरसैंण में होता तो शायद इनको कुछ पता भी लगता, लेकिन वो शायद वहां पे पर्वतीय क्षेत्रों का कुछ आभास ही नहीं है। इसीलिए बोले वो 3 डिस्ट्रिक्ट और 10 डिस्ट्रिक्ट, बार बार बात आती है। तो उनकी योजनाएं, अब पर्वत क्षेत्र के जो लोग हैं, अब दीपक रावत जी के बारे में हम बोलते हैं, वो ये ना बोले कि हम लोग उनकी प्रशंसा ज्यादा कर रहे हैं, पसंद नहीं। वो जाते भी है, उनको कुमाऊं कमिश्नर का चार्ज दिया है, वो दिया है, तो वो काफी जगह घूमते हैं। तो ऐसे सारे ये आईएएस ऑफिसर घूमे तो अच्छा है। घूमने में आपको पता चलेगा सड़क की हालत क्या है। अब आप अच्छे उससे चले जाते हैं, आप हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, तो उससे तो कुछ पता नहीं लगता। तो ये सुधार की आवश्यकता है, जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए हैं। अब ये नहीं है कि आप एसी वाले कमरों में बैठे रहिए, बस सारी चीजें, सारी सुविधाओं के कारण। एक इन्होंने सारे ऑफिस जो है, पौड़ी के जो गढ़वाल कमिश्नर हैं, हमारे कमिश्नर तो नैनीताल में बैठते हैं, इनके कमिश्नर जो पौड़ी गढ़वाल के जो गढ़वाल कमिश्नर है, वो देहरादून में बैठते हैं। अब क्यों बैठते हैं पता नहीं। वो कहते हैं, वो ये कई बार प्रश्न उठा है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, आप मैक्सिमम बहुत कम ऑफिसरों को वहां बिठाइए देहरादून में, बाकी को सब इधर उधर बांटिए, इधर उधर भेजिए उनको। इतने भारी भरकम सैलरी आप दे रहे हैं, वो जो टैक्स के पैसे की सैलरी है। अब 90,000 करोड़ ठीक। रुपए आपके कर्जा हो चुका है, अभी और बढ़ता जा रहा है। अब इनसे आप काम क्यों नहीं ले रहे हैं? काम तो लेना पड़ेगा ना। यदि ब्यूरोक्रेसी जी। सेंटर में तो है ना, मैंने बताया हम लोग भी, हमारे यहाँ तो एक जो एक ऑफिस मेथड होता है कि आप कितनी सैलरी लेते हो और कितना काम करते हो एक दिन में, पूरा मूल्यांकन होता है वहां पे। वो यहाँ होता ही नहीं होता कुछ, मुझे पता नहीं है। मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया था कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में रहा हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट का मुझे फंक्शन का ज्यादा पता नहीं है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है। जहां तक यही चीफ सेक्रेटरी के थ्रू करती है, तो इसलिए या चीफ सेक्रेटरी को कंट्रोल करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा। सबकी सीआर वो लिखते हैं तो हर एक के मिनिस्टर लिखें। अब मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन भी सही होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्टर जो है जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ। तो दूसरा, यदि परमिसिबल नहीं है कोई चीज, मिनिस्टर कहते हैं ये काम करो, तो ये काम यदि रूल में परमिसिबल नहीं है तो कैसे हो सकता है, ये भी बताना पड़ता है कि सर ये शायद नहीं हो। जैसे मैंने आपको ना एग्जांपल दिया कि कल्पनाथ राय साहब और उनके सेक्रेटरी साहब का, उन्होंने बोला सर ये रूल में परमिशन नहीं है, दूसरी फैक्ट्री सेटअप नहीं हो सकती, 25 किलोमीटर के बाद ही दूसरी फैक्ट्री है। तो उन्होंने कहा भी इसमें अमेंडमेंट करो। अमेंडमेंट कर दिया तो 15 किलोमीटर में एक फैक्ट्री और आ गई, तो उससे किसानों को सुविधा मिली। तो ये काम कराने का तरीका है। और जो आईएएस ऑफिसर है, मेरे से भी काफी ऑफिसर राय मांगते थे कि भाई आप बैठिए, कुछ आपकी क्या व्यू है। मैं हमारे ऑफिसर पूछ लिया, बैठे उनके कमरे में गए तो बताइए, बोले ऐसा ऐसा। तो एक बार वो कहे यार चलो, अब जैसे कोई पिथौरागढ़ में कोई है प्रोजेक्ट, चलो यार उसको देख के आते हैं कि वो काम क्यों नहीं हो रहा। अब नैनी डांडा ब्लॉक में ये छोटी सी रोड है, ये क्यों है? 78 साल से ये छोटी रोड है।
2004 में खडूरी साहब ने इसको एनएच डिक्लेयर किया था। उसके बाद से भी ये अभी पतली पतली रोड, इसमें घटनाएं कितनी खतरनाक। ऑल वेदर रोड जब उधर बननी थी इधर भी बनाई है ना, इधर एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? 2018 में 48 आदमी का डेथ हुआ, अभी 37 आदमी बता रहे, 37 आदमी का डेथ हो चुका है। कोई 37 बोला, कोई 39 बोल रहा है। तो बताइए अभी और कितना डेथ हो, उसको चौड़ा कीजिए। और भी हमारी साइड की रोड भी बहुत खराब है, ये जहां में मैं बैठा हूँ अभी ग्राम पंचायत नौला में, इसकी रोड भी बहुत छोटी अभी छोटी भी है इसमें। अभी भी रावत जी, आपके जी सालदे देघाट साइड और हमारे बीकासन साइड और ये मासी नौला, और अभी भी वहां से शिकायतें बहुत आ रही है कि काफी गड्ढे हो रखे हैं, सड़कों की हालत बहुत खराब बहुत है। गंदे, बिल्कुल। तो जी इस बारे में भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी और हमारे उत्तराखंड सरकार को मैं कि जल्द मैं से एक जल्द उन सिंपल, पे। मेरी एक ना सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि जो जिस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं वो अपने डिपार्टमेंट को देखे, यानी वो देहरादून से ना देखे, वो यहाँ आके ये चकुटिया और डिक्केसन के रोड पे एक बार आ जाए, आके हम दिखा देंगे कितने गड्ढे हो रखे हैं। और उधर नैनी डांडा ब्लॉक के भी जिसमें इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो ये और एक्सीडेंट होने की, वहां देहरादून में बैठ के कुछ नहीं होगा, वो इसीलिए और स्टेट पीछे जाता जाएगा। अब जो जो गुजरात के आईएएस हैं, वो मैंने आपको बताया ना, जब वहां पे कच्छ में और भुज में वो आ गया था, तो मोदी जी ने बोला कि चलो चलते हैं, कहा कच्छ और भुज में। उन्होंने बोला सर कोलैप्स हो गया, वो बोला जी टेंट लगाओ गर्मी में। वहां पे कच्छ और भुज में कितना टेम्परेचर रहता है मालूम है आपको? 48 डिग्री तक चले जाता है। तो गए वहां पे, जी। ये जब चीफ मिनिस्टर जा रहा है तो वो क्यों नहीं जाएंगे? तो एक कंट्रोल करके। और अभी योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो उनके ऑफिसर, वो अभी जब अपने गांव भी गए थे तो भी उनके साथ थे वो। तो ग्राउंड रियलिटी उन्होंने देखा, गांव के आदमी से मिलो, क्या चीज है क्या नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है ना, ये इसी में सिमट गए हैं पूरे। हमारा अब प्रवासी जो हमारे उत्तराखंडी हैं उनसे सुझाव मांगे गए हैं, हम भी सुझाव भेज रहे हैं उसमें कि भाई आप मैं भी 10 अपने डिस्ट्रिक्टों पे दर्शकों ध्यान दीजिए, बिल्कुल। मैं भी अपने जी दर्शकों से चाहता जी हूँ कि अगर आपके कोई सुझाव हो या कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उस पे भी हम चर्चा कर सकें। और आपको किस तरीके के टॉपिक पे चर्चा अच्छी लगती है उसके बारे में भी हमें ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं या गलत। और अगर बाय चांस हमसे कोई गलतियाँ वगैरह होती है तो प्लीज़ हम उनको भी आप हमें कमेंट के द्वारा हमें बताएँ कि भई हमसे यहाँ पे चूक हो रही है या कोई हमारी इन्फॉर्मेशन गलत हो रही है, तो आप अवश्य हमें कमेंट करें। रावत जी, जी आपका कहना मतलब ये था कि उत्तराखंड की नौकरशाही को प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसे कि तकनीकी प्रशिक्षण, स्थानीय मुद्दों की समझ, बजट में वृद्धि और उत्तरदायित्व तय करने की व्यवस्था। यदि इन पहलों में सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की नौकरशाही बेहतर कार्य कर सकती है। रावत जी, अगर आप कुछ और हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं जी या बताना चाहते हैं मैं या इससे मैं सिर्फ, हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न हो आपका जिसके बारे में हम आपको लगता है कि हमारे दर्शकों को बताना ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप बताएँ उस चीज़ के बारे में? मेरे ने मैंने आपको बता दिया हमारे 2 सुझाव हैं। पहला सुझाव है कि प्रवासी जो हमारे उत्तराखंडी हैं, जो ना तो देहरादून के हैं, ना हरिद्वार के हैं, ना उधम सिंह नगर के, वो सारे पर्वतीय क्षेत्रों के हैं, वो पर्वतीय क्षेत्रों में आए। पर्वतीय क्षेत्रों में आके, चाहे वो, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि एक आदमी मुंबई से आता है 1 महीने की छुट्टी लेके, आप भी 1 हफ्ता 15 दिन की छुट्टी लेके आए, यहाँ पे चाहे दिवाली मनाए, किसी फेस्टिवल में आए, कुछ टाइम रहे यहाँ पे, यहाँ की इकोनॉमी सुधरेगी, पर्वतीय एरिया की कुछ पब्लिक नजर आएगी। और उसके बारे में आगे चीजें, जो सेमिनार करते हैं या वो करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कोई शादी ब्याह करते हैं, वो करते हैं, वो अपने पर्वतीय क्षेत्रों में करो। आप ही लोग कुछ बैंकेट हॉल बनाना चाहते हैं, वही बैंकेट हॉल बना लीजिए यहाँ पे, कुछ होम स्टे बना लीजिए, कुछ कैसे बना लीजिए, ये रिक्वेस्ट है। और चाहे मुंबई से आए, चाहे वो किसी भी,
मतलब आज मुख्यमंत्री जी ने बोला है 7 तारीख को कि हैदराबाद में भी मैं गया था तो रात को इतने बजे थे, लंदन में भी थे, तो हर जगह वो लोग आए जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट लाए, ये नीचे इन्वेस्टमेंट ना करें। मैंने दूसरा सुझाव मेरा मुख्यमंत्री जी को फिर दोबारा से है, जो मैंने लिख के भी दिया उनको। मैंने कहा कि ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और इनमें कोटद्वार और इसका रामनगर के नीचे का हिस्सा और हल्द्वानी, ये हमने कल भी बोला था, मैं फिर भी बोलूंगा लगातार, 5 साल में इनमें सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना दीजिए। यहाँ से एक तो देहरादून से राजधानी को शिफ्ट कर दीजिए, जो ये कैपिटल रीजन बनाइए अगले 5 साल में। चकोटिया एयरपोर्ट जरूरी है, ये सारा काम हो जाता है, राजधानी को वहां ले आइए। उसके बाद आप ये सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गुजरात के पैटर्न पे, गुजरात के वहां दौरा कीजिए, आईएएस वालों को बुलाइए वहां पे। वो मैं अहमदाबाद के जो आईआईएम वाले उनको इन्वाइट कीजिए, उनको आप गेस्ट में एक बार बुलाइए। मैं बता दूं आपको, सुंदर जगह, सबसे बढ़िया, पोल्यूशन लेवल से फ्री, और वो जगह में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना दिया। अगले 5 साल में आपका स्टेट ऊपर आ जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं, यदि आप 2 चीजें करते हैं, एक अपने प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं वो आए, वो हमारे 1 करोड़ आदमी है जो बाहर, वो वापस आए यहाँ पे, वो पर्वतीय क्षेत्रों में आए, ना देहरादून में ना वो, कनेक्टिविटी तभी बनेगी। अब यहाँ से इन्होंने एक एयर वाला चलाया, मैंने कल ही कहीं वीडियो से पता लगा है, ये बात कितनी सच है कितनी गलत है मैं क्लियर नहीं करता हूँ। तो क्योंकि जो इन्होंने आजकल डेली चलाई है ये एयर सेवा हेलीकॉप्टर की, डेली 11 बजे हमारे गांव के ऊपर से हाइट पे जाती है, जो जो कहां से जा रही है, अल्मोड़ा से, एक पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से देहरादून के लिए। सुना है उसमें 3,000 में शायद वो देते हैं, उसका किराया 6,000 है, 3,000 रुपए गवर्नमेंट देती है, 3,000 रुपए गवर्नमेंट देती है और 3,000 रुपए पब्लिक को पड़ता है। अब ये कब तक इतना वहन करेंगे? और वहां जब एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं था जो एक्सीडेंट वालों में। तो ये दोनों विरोधाभास है, ऐसी तरह की योजनाएं कुछ अजीब सी लगती हैं कुछ इस तरह से। और यदि हमारे प्रवासी लोग आए तो चकोटिया में एयरपोर्ट निश्चित बन सकता है आराम से। ये एक इतना बढ़िया हॉस्पिटल बने यहाँ पे, वो बने, कहीं भी पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटना हो, केदारनाथ बद्रीनाथ भी नजदीक पड़ेगा, सारी चीजें, तो वहां से एयरलिफ्ट करके फटाफट वहां एम्स जैसा एक चकोटिया में या गैरसैंण के आसपास जो सारा एरिया ये गैरसैंण का है, सारे एरिया, मैंने इसीलिए बोलता हूँ गैरसैंण कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन, इसमें चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, ये तीनों पार्ट को, ये जो बैकवर्ड एरिया है इनको डाल दीजिए, यहीं पे सब बनाइए, एयरपोर्ट भी बन जाए और वहां पे हॉस्पिटल बन जाए और वहां पे राजधानी तो है ही, ये शिफ्ट कर दिया। देहरादून का मोह छोड़ दीजिए। 5 और जैसे छत्तीसगढ़ ऊपर आया है, इन दोनों ने अपनी अपनी स्थायी राजधानी बना दी है, वो तो प्लेन एरिया है काफी हद तक। हमारे यहाँ तो मैक्सिमम वो है, वो वाला एरिया जो अपने प्लेन एरिया था उसमें इतने 60% लोग बसने जा रहे हैं, 40% तो ग्रोथ है बता रहे हैं वहां पे सब ज्यादा। तो मेरा यही सुझाव है अभी भी कि आप इसको पूरा प्रोजेक्ट में डालिए, सारे प्रोजेक्ट में। आप आनंद जाइए, सानंद जाइए, मेहसाणा जाइए, ऐसी कई जगह पे जाइए डेलीगेशन लेके, उन तमिलनाडु का दौरा कीजिए, इनका क्या नाम है, जो भी हमारे 4 स्टेट है उन्नत स्टेट, उनमें शामिल होने के लिए अगले 5 साल में प्रण दीजिए। मुझे लगता है मैंने सीएम सर का वो इंटरव्यू सुना है, उन्होंने, उनकी पूरी विलिंग है, वो है कि पूरी कोशिश करते हैं। मुझे वहां से फोन भी आया था कि आपने जो लेटर लिखा है ये लेटर सीएम साहब ने किया करके, तो मैंने यही किया था कि उत्तराखंड को 2 भागों में डिवाइड कीजिए, बहुत बढ़िया, ऊपर रहने के लिए बहुत सुंदर है, जो बाहर के लोग इसीलिए तो आ रहे हैं। तो इस वजह से हमारे प्रवासी लोग आए, अच्छे पढ़े लिखे हैं, मैं कह रहा हूं मेडिकल से भी हैं और इंजीनियरिंग वाले भी हैं, साइंटिस्ट हैं, सब चीजों में कोई चीज की कमी नहीं है। उनको बुला करके आप आइए। आप देहरादून क्यों बुलाया उनको? उनको गैरसैंण में बुलाना चाहिए था। वो सब जगह पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के लोग आते हैं, पहाड़ में आते हैं, सुंदर वातावरण, बढ़िया। तो ये आप, क्योंकि ये मुख्यमंत्री साहब अरेंजमेंट नहीं करते, अरेंजमेंट ब्यूरोक्रेसी करती है, ये पॉइंट वही आ गया ना कि ब्यूरोक्रेसी सब कुछ करती है। उन्होंने एक सब विभाग दिखा दिया कि देहरादून में ऑल वेदर रोड, एक आजकल कनेक्टिविटी नजदीक बन गई है। अरे भाई,
आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोलने रहे हो, उससे क्या हो रहा है कि आपका जो आदमी जाएगा डेली गुड़गांव से आएगा, गुड़गांव से जाएगा, वो यानी 500 1000 रुपये आना, 1000 रुपये जाना देगा। वो लड़का तो वहीं वहीं रहेगा गुड़गांव में या ग्रेटर नोएडा। जो योगी जी बना रहे हैं, उन्होंने जेवर एयरपोर्ट बनाया, उसके आसपास देखिए कितना बढ़िया कर दिया, फिल्म सिटी बनने जा रही है वहां पे, उसका फायदा भी उत्तराखंड को होना है। तो सुंदर बनाइए पहाड़, इनको रोडों को व्हाइट कीजिए, और सभी जो सेक्रेटरी महोदय हैं वो अपने अफसरों को इनमें घुमाइए। पशुपालन विभाग वाले तो पशुपालन को देखिए कि कितने लोगों को पशुपालन के लिए चीजें दी गई थी, उनका क्या हुआ, किस तरह से। और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो देखिए अपने कि कितने एआरटीओ काम पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे। वो सुना गया था कि 16 एआरटीओ वो तो पहाड़ पे चढ़े ही नहीं, वो तो सब वो रुद्रपुर काशीपुर में और उधर ही बैठे हैं बताने, कोई देहरादून में बैठे हैं, कोई हरिद्वार में बैठे हैं, वो पहाड़ में कोई कोई भी नहीं था, पहाड़ चढ़ने नहीं चाहते। तो ये नहीं होगा, तो ये 2 पॉइंट कर लीजिए, प्रवासी भारतीय और प्रोजेक्ट, ये सारे सब में ये। तब की मैं कह रहा हूँ काशीपुर को एक नया डिस्ट्रिक्ट बना के उसमें रामनगर का नीचे का पार्ट डाल दीजिए और ये वाला पार्ट डाल दीजिए, क्या नाम है, हल्द्वानी का सारा, इसको सारे प्रोजेक्ट में। और दूसरा इधर कोटद्वार को एक अलग से बना करके उसमें भी ऐसा कीजिए, पौड़ी से अलग करके। तो बाकी ये अलग पर्वतीय क्षेत्र, इसमें राजधानी बनाइए, सारे इंस्टीट्यूट बनाइए, सारे हॉस्पिटल बनाइए। आज दिल्ली की हालत कितनी, एक्यू लेवल 400 लोग लगभग जा रहा है, वहां कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, और वो बाहर निकलते फिर वही प्रॉब्लम है सबको। आजकल एयर प्यूरिफायर चल पड़ा है दिल्ली में, क्या करें, जीना है, वो भी सोचने लग गए लोग, सब बाहर भागने की कोशिश में। तो ये मेरा राय है, मैं ये रावत जी, सुझाव दे रहा हूँ मेरे। रावत जी जी, अगर आपका आइडिया, तो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का आईक्यू लेवल कितना होगा इस समय? देखिए, मैंने पहले बताया था, जो आप ये मैं आपको बद्रीनाथ केदारनाथ से लेके गैरसेट तक का बता देता हूँ, और आपको पौड़ी का भी जरा बता देता शॉर्ट हूँ, में अल्मोड़ा का बताइए। भी बता देता हूँ। देखिए, जी। बद्रीनाथ भी करीब 20-22 है, 15 से जी। लेके 22 के बीच में, ठीक है। अब बद्रीनाथ केदारनाथ में हर कोई नहीं रह सकता, वो देवभूमि है बिल्कुल, प्लेसेस ऑफ गॉड, ठीक है ना। और दूसरी बात है गैरसैंण 40-45, उसके बाद आप इधर पौड़ी और अल्मोड़ा में आ जाइए, जरा क्राउडेड है, वो 67 के आसपास। और ये आपको बड़ी हैरानी होगी, नैनीताल का 107 पहुंच गया था पटाखे वाले दिन, दिवाली वाले दिन, दिवाली वाले दिन बिल्कुल। 107 पहुंच गया था, अभी वो कुछ 100 से नीचे आया है। मसूरी का भी हालत हुई था। और बाकी ये जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट है तो प्रोजेक्ट वाले हैं सारे, हल्द्वानी है, या ये गुरुद्वार है, या फिर क्या नाम है, हरिद्वार है, देहरादून है, ये सारे 200 के नीचे थे आसपास। मतलब मैं बता दूं, एक से 50 तक बहुत बढ़िया है, 50 से 100 भी ठीक है, लेकिन 100 से ऊपर फिर पोल्यूशन स्टार्ट। और दिल्ली तो 400 पहुंच रहा है। दिल्ली का लोग तो वीकेंड अभी आ रहा है ना, कल फ्राइडे, आज फ्राइडे है, आज रात को चल पड़े होंगे वो लोग सब कॉर्बेट के साइड में। दर्शकों को मैं बता दूं कि एक तो मेरे ख्याल से आज शायद नेटवर्क इशू भी रहा है बीच में। शायद अगर रावत जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही थी, नहीं, लेकिन आपकी आवाज मेरे पास मेरी आवाज आ तरफ रहा है। जरा, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मतलब नेटवर्क इशू भी रहा है। तो दोस्तों, आज की हाँ, चर्चा में हमने जाना कि उत्तराखंड की नौकरशाही में विकसित राज्यों की तुलना में क्या अंतर है, और किन पहलुओं पर ध्यान देना देकर इसमें सुधार लाया जा सकता है। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट में बताएं कि आपको आज की चर्चा कैसे लगी, और किस मुद्दे पर आप भविष्य में चर्चा चाहते हैं, कृपया बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद। अ, हमारे विशेष अतिथि का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा करे। चलिए दोस्तों, आज का लाइव थैंक कार्यक्रम यू। यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जी, रावत नमस्कार। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर जी, कल एक थैंक यू नए जी। टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय भारत।